चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए दिल्ली में डिनर पार्टी रखी है। अशोका होटल में यह डिनर पार्टी चल रही है। इसमें सहयोगी दलों के नेता मौजूद हैं। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता इस पार्टी के अंदर शामिल है। उद्धव ठाकरे ने आज अपना विदेश दौरा छोटा किया और खास तौर पर इस डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। इसी डिनर पार्टी के बारे में और आज जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ अशोका होटल से जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मंत्री परिषद की बैठक के बारे में। उसके बाद कई मंत्रियों से आपने बातचीत की है, क्या हुआ इस बैठक के अंदर? क्या 100 दिन के आगे के एजेंडे पर बात हुई कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या उसके प्रायोरिटी के एरियाज होंगे, या सिर्फ ये औपचारिकता के लिए एक बैठक बुलाई गई थी? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि एनडीए की जो बैठक इस वक्त चल रही है, इस बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए एक प्रस्ताव पास करने जा रहा है जिसमें यह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार दोबारा सरकार बनने जा रही है और सबको उनके नेतृत्व पर भरोसा है। इससे पहले जो मंत्रियों की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ घटक दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि 5 साल के दौरान सरकार और घटक दलों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए था वो रहा और पूरा चुनाव जो अभी बीता है एक भी विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, ना ही घटक दलों ने कोई ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और जितनी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने जब अपनी बातें रखी तो उन्होंने कहा सबसे अहम बात यह कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, इस बार का चुनाव देश की जनता लड़ रही थी। और इसके साथ ही जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था मुझे कहीं कोई चिंता नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे देश में तीर्थ यात्रा कर रहा हूं और देश के अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिला और लोगों को समझने का मौका मिला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरे 5 साल दीपक जी ये सवाल उठता रहा कि जो घटक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर काम करते हैं, उनकी नहीं चलती है। तो बीजेपी ने एक मौका देखा और यहां पर डिनर डिप्लोमेसी जो इस वक्त चल रही है उसमें सभी घटक दलों को यह कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, बावजूद इसके सभी घटक दलों का सम्मान किया जाएगा और जो उनकी बातें हैं सरकार में वो रखी जाएंगी, उनके सुझाव को माना जाएगा। तो एक 5 साल तक जो माहौल बनाया गया कि घटक दलों की बीजेपी नहीं सुनती है, वो यहां पर दूरियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही जो नए घटक दल जिनके एनडीए से जुड़ने की संभावनाएं हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि आप बात कीजिए। कई ऐसे घटक दल हैं जो एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस वक्त दीपक जी बैठक चल रही है एनडीए की और 9:30 बजे हमें बताया गया है कि इसकी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह और रामविलास पासवान करने वाले हैं। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने जा रहा है, यानी अगर एनडीए फुल मेजॉरिटी के साथ भी आ जाता है जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसके बाद भी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसको एनडीए अपने साथ शामिल करना चाहेगा। अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उसमें जगनमोहन रेड्डी की भी पार्टी है, उसमें बीजू जनता दल भी है, क्योंकि नवीन पटनायक साफ साफ कह चुके हैं कि अगर केंद्र में मेरे साथ कोई सरकार अगर केंद्र की आती है और वो उड़ीसा के लिए अच्छा काम करे तो मैं उसको समर्थन दे सकता हूं। आपको क्या लगता है एनडीए के कुनबा बढ़ाने के लिए किन किन पॉलिटिकल पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त? दीपक जी, सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान आए हमें यह जानकारी पुख्ता तौर पर मिली है कि अमित शाह ने नवीन पटनायक को संपर्क किया और उनसे बातचीत की। यहां पर किसी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई क्योंकि उड़ीसा से 2 और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन सीधे तौर पर अमित शाह ने उनसे संपर्क किया और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बीजेडी है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकती है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि चक्रवात की
के समय जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उड़ीसा की मदद की और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि अगर उड़ीसा के विकास के लिए जो भी पार्टी केंद्र में रहती है, जिसकी सरकार बनती है, वो अगर मदद करती है तो वो उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के संपर्क में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके संपर्क में बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन सबसे पहले 23 तारीख के नतीजे का इंतजार किया जाएगा और छोटी पार्टियां अगर एनडीए के साथ जुड़ना चाहती हैं, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो बीजेपी ने साफ तौर पर अपने नेताओं को कहा है कि एनडीए में उनका स्वागत है। तो फिलहाल बीजेपी दो बड़ी पार्टियों पर अपनी निगाह गड़ाए हुए है, उनके नेताओं के संपर्क में है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो किस तरीके के होते हैं। क्या बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बनाती है या सहयोगी दलों की उन्हें जरूरत पड़ती है? अगर बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना लेती है तो 2014 में जैसा हमने देखा, उन्होंने सहयोगी दलों के साथ मंत्रिमंडल बनाया और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर बीजेपी को अपने दम पर भी बहुमत मिल जाता है तो भी एनडीए की सरकार बनेगी, यानी सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में वो शामिल करेंगे और अब कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन रवि, अगर ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को भाव नहीं देती, सहयोगियों से बात नहीं करती, सहयोगियों की राय नहीं सुनती, तो एक बात महाराष्ट्र को लेकर भी है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है शिवसेना, जिसने 5 साल तक नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार महाराष्ट्र में और देश में परेशान किया है। उनके मुखपत्र सामना ने कई बार मुखर तौर पर सरकार की भी आलोचना की, प्रधानमंत्री की भी आलोचना की, अमित शाह की भी आलोचना की, बीजेपी की भी आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने या फिर आदित्य ठाकरे जो इस डिनर के अंदर मौजूद हैं, क्या इस बारे में कुछ कहा? क्योंकि आखिर में आते आते दोनों की दोस्ती हो गई थी और प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कोट किया था कि लोग कहते हैं मैं गठबंधन नहीं चला सकता, लेकिन 5 साल मैं उस पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट की बैठक में बैठा हूं जो लोग लगातार मेरी आलोचना करते रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे ने या शिवसेना के किसी प्रतिनिधि ने कोई बात कही इस बैठक में? दीपक जी, सबसे अहम बात यह है कि शिवसेना की तरफ से जो दो नेता यहां पर पहुंचे हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हमारे संबंध कहीं भी किसी भी लेवल पर शिवसेना के साथ खराब नहीं हुए। आप लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, अकेले वहां पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं। अगर शिवसेना अकेले वहां पर चुनाव लड़ती तो उसका नुकसान होना तय है, लेकिन जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग की जाती है, शिवसेना अपनी राजनीति को चमकाने के लिए महाराष्ट्र में अपनी बातों को किस तरीके से प्रभावी तरीके से जनता के बीच में रखे, तो वो नियम कायदे और जो मर्यादा है उसके अंदर ही रखिए। चलिए रवि, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की सोच रही है, कुछ और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की तैयारी में है।